सभी को नमस्कार। दोस्तों आज हम यूपीएससी मेंस जीएस 3 एग्रीकल्चर के टॉपिक में एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कृषि उत्पादों का भंडारण, परिवहन, विपणन से संबंधित विषय और बाधाएं। और यहाँ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही शानदार तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं और अच्छा वीडियो आपके लिए होगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करके बताओगे। साथ में यार आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हो, क्योंकि जो क्वालिटी एजुकेशन आप जानते हो कि जो मैं लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ, एक अनुभवी व्यक्ति आपको बता रहा है। तो निश्चित रूप से आपके आसपास अपने रिलेशन में जो भी अच्छे एस्पिरेंट हैं, उनको आप ये अपनी वीडियो साझा कर सकते हो, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी कंटेंट है और सबको इसका लाभ मिलना चाहिए, ताकि मतलब जो वंचित वर्ग से आते हैं उनका उनका समय और पैसा दोनों बचे। और ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हो, स्टडी आइस विद धर्मेंद्र जाखड़। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर लगभग 90,000 आपको सब्सक्राइब मिलेंगे और इन नोट्स का आप लाभ उठाइए। तो चलते हैं। ये हमने सिलेबस देखा, भंडारण, परिवहन और विपणन से संबंधित। इसके बाद में जैसे कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए पढ़ते समय। तो यहाँ से 2020 में जो क्वेश्चन आया है 10 मार्कर, ये क्वेश्चन आया कि भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन परिवहन से संबंधित बाधाएं क्या है, विपणन से संबंधित क्या बाधाएं, यानी मार्केटिंग से संबंधित क्या बाधाएं हैं, और सिलेबस क्या है, भंडारण, परिवहन और विपणन। 3 पॉइंट सिलेबस में लिखे गए हैं। तो इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनकी क्या समस्या है, या वर्तमान में इनमें क्या चल रहा है, या क्या समाधान हो रहा है, या नई टेक्नोलॉजी इनमें क्या आ रही है, नई जो सरकार की इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या सरकार की योजना इसमें क्या आ रही है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन में बाधाएं, तो मुख्य रूप से क्या है, क्वेश्चन है समस्याओं को लेकर, बाधाओं को लेकर है, लेकिन कहीं न कहीं आपको समाधान भी इसमें बताने होते हैं कि जैसे आप कृषि सेक्टर के उत्पादों को परिवहन को लेकर या विपणन को लेकर जो भी समस्या बताओगे, तो कहीं न कहीं आपके पास 4-5 पॉइंट इसमें समाधान के भी होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप बताओगे, उससे फ़ायदा मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आया हुआ है कि फल, सब्जियों और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन में सुपर बाज़ारों की भूमिका की जाँच कीजिए और वे बिचौलियों को किस प्रकार कम कर सकती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस टॉपिक से नहीं है, ये आपूर्ति श्रृंखला का एक टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे, उसमें इसको लेंगे। और ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा इससे इस पॉइंट जो ये टॉपिक है, इसके भी कुछ पॉइंट इसमें शामिल हो जाएँगे, लेकिन डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कि क्वेश्चन क्या है कि एक दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाज़ार समितियाँ, एपीएमसी मंडियाँ काफ़ी चर्चा में रहती है और इसको लेकर काफ़ी कानून भी बने हैं, कई चीज़ें बनी हैं, तो ये चर्चा में रहती है और आगे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको पता है कि जो कृषि के विधेयक काफ़ी चर्चा में रहे, 3 विधेयक जो कानून बने, अभी उनका मामला चल रहा है, ठीक है? तो उसमें क्या सुधार होगा, ऐसे क्वेश्चन भी ज़्यादा आ सकते हैं। से एपीएमसी से न केवल कृषि विकास को बाधा आती है, बल्कि वे खाद्य वस्तुओं की महँगाई का भी कारण बनती है। तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा से आ सकता है, क्योंकि इस टॉपिक का पूरा सार ये होता है कि कृषि मार्केटिंग मार्केटिंग को लेकर क्या चैलेंज है, क्या समस्याएँ हैं, क्या इसके समाधान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भंडारण को लेकर, ठीक है? और यहाँ पे जो मटेरियल दिया गया है, आपको अलग से भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। इंटरनेट है, कुरुक्षेत्र मैगज़ीन है, अच्छी कोचिंगों की जो नोट्स हैं, उनमें से उनसे भी कुछ सार यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या है, भंडारण। भंडारण में क्या है कि भंडारण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है या आपूर्ति का पक्ष होता है, जो देश की खाद्य सुरक्षा और साल भर गुणवत्तापूर्ण खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। ये तो आप जानते हो कि जैसे हमारे देश में कृषि जो उत्पाद है उनके भंडारण को लेकर कितनी समस्या आती है। कितनी बार आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुना होगा, या कई बार ऐसे मुद्दे सुने होंगे कि हर साल भारत में लगभग जो 30% हम मान सकते हैं कि जो खाद्यान्न या फल सब्जियाँ नष्ट होती है, या इनसे मतलब हम कह सकते हैं कि देश की 1/3 जो जनसंख्या है उसका भरण-पोषण हो सकता है। ऐसे मुद्दे आपने सुने होंगे और ऐसे मुद्दों को आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो या मुद्दों में अपनी बात रख सकते हो। तो भंडारण को लेकर एक बड़ी समस्या है, ठीक है? और विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी आपके पास अच्छे मतलब अच्छे डाटा होने चाहिए। अच्छे मतलब जैसे विश्व बैंक है या कोई भी बड़ी संस्थान हो सकती है, उनके डाटा होने चाहिए। इनका अनुमान क्या है कि अनुपयुक्त भंडारण के अभाव में क्या होता है के कारण नष्ट होने वाली खाद्य पदार्थ विश्व की 30% आबादी को भोजन उपलब्ध करा सकती है। तो ऐसे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ऐसे आप जब अपने डाटा को लिखते हो अच्छे मतलब चीज़ों के साथ में, तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएँगे। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है भंडारण को लेकर, तो आप इंट्रोडक्शन में डाल दो। इंट्रोडक्शन में क्या डाल दो कि विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऐसा हो रहा है। तो आप डाटा देख के वहाँ पे बता रहे हो। इसके अलावा प्रतिवर्ष भारत में भंडारण के अभाव में
16 मिलियन टन खाद्यान्न की बर्बादी होती है, जो कि जीडीपी का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। अब देखो कितना अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो भंडारण क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? आप जानते हो भंडारण के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इसमें जो वेयर हाउस आते हैं, या आप कह सकते हो किसान खुद भी अपने स्तर पर भंडार करता है, या ग्राम हाट में भंडार हो सकता है, या प्रशीतन के केंद्र बन सकते हैं। भारत में आप जानते हो कि प्रशीतन को लेकर सप्लाई चेन काफ़ी वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है, या हम कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को ले तो उसमें भी काफ़ी समस्याएँ हैं। तो भंडारण के ये मुद्दे इन सब चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, भारत में खाद्यान्न भंडारण को लेकर हम बात करें, ठीक है? तो भारत में जैसे मुख्य रूप से हम बात करें कि भंडारण कैसे होता है, तो एक तो वेयर हाउसिंग, और वेयर हाउस का संचालन कौन करता है? केंद्रीय भंडार निगम। इनके माध्यम से क्या होता है? वेयर हाउस का संचालन होता है, और इनका कार्य क्या होता है कि उपयुक्त स्थानों पर जैसे गोदामों और वेयर हाउस का निर्माण करना होता है। व्यक्तियों, सहकारी संस्थाओं, अन्य हेतु कृषि उत्पादों, बीजों और उर्वरकों आदि के भंडारण हेतु वेयर हाउस के निर्माण और परिवहन सुविधा और राज्य भंडार निगमों की सहायता करना। यानी जो केंद्रीय भंडार निगम है, उसका एक बड़ा रोल यहाँ पे हो जाता है। केंद्रीय भंडार निगम इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है, वेयर हाउसिंग को लेकर, और राज्य सरकारों को भी इसमें सपोर्ट किया जाता है भंडारण को लेकर। ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज़ आपको नहीं पता हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इतना कंटेंट दे दिया कि कुछ चीज़ें भी आप यहाँ से याद रख पाओ, तो आपके लिए काफ़ी है। आगे हम बात करें, जैसे इसमें और भी है कि राज्य भंडारण जो निगम है वो भी क्या करता है, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जो भंडार निगम बने हुए हैं वो भी एक तरह से वेयर हाउस को मॉनिटरिंग करते हैं, या वेयर हाउस के निर्माण की आदि की प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। इसके अलावा जैसे और भी है कि वेयर हाउस विकास व विनियामक प्राधिकरण भी बना हुआ है 2010 का। इसमें क्या है कि किसानों को खेतों के निकट ही वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा निर्मित भंडारण गोदामों में कृषि उत्पादों को रखने और भंडार रसीद से बैंकों से आसान ऋण उपलब्धता की सुविधा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, ये आसान है, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है कि इनको आप अपने आप भी समझ सकते हो। जैसे वेयर हाउस का निर्माण किया गया, सपोज़ करो आपकी कोई फसल है, या आपकी जैसे आलू आपके पास है, आप अपने आस-पास जो भी आपके पास वेयर हाउस बना हुआ है, वहाँ पे अपने उत्पाद को क्या कर सकते हो, थोड़ा-सा संरक्षित कर सकते हो। जैसे एक एक इसमें ऐसा होता है कि आपके पास अच्छी फसल है और आप उस समय नहीं बेचना चाहते हो, कि जो मेरे पास आलू है, या इसके अलावा और भी भंडार के लिए जो भी खाद्य पदार्थ आपके पास है, आपको लगता है कि इसका मूल्य अभी वर्तमान में अच्छा नहीं मिल रहा है, और आपको भविष्य में इसको बेचना है, तो आप वेयर हाउस में जाके इसको रख सकते हो। वेयर हाउस से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको एक रसीद मिल जाएगी, और इस रसीद से आप क्या कर सकते हो, बैंक से लोन भी ले सकते हो। इससे क्या होगा कि किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप समझ रहे हो कि किसान अपनी फसल मतलब जो कम कीमत है उस पे नहीं बेचेगा। क्या करेगा? अधिक मूल्य पर आराम से, जब अच्छा मूल्य होगा मार्केट में, वेयर हाउस में सामान रखा हुआ, आराम से बाद में बेच लेगा। ठीक है? आसानी से कई सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई है। ठीक है? तो आसान ऋण सुविधा भी इसके साथ जोड़ी गई है। लेकिन रियलिटी में ये है कि बहुत कम है। वेयर हाउस की यदि बात करें, मैं अपने आस-पास की बात करूँ, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ, हम भी जो फसलें हैं, उत्पाद कृषि मंडी आदि में बेचने जाते हैं। तो मैं अपने आस-पास की बात करूँ तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि प्रैक्टिकल बात करें, प्याज़ की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे होती है। जितने भी किसान आस-पास में देख रहा हूँ कि प्याज़ बहुत ज़्यादा उपजाते हैं, और हम क्या करते हैं, प्याज़ कितने रुपए में बेचते हैं? कभी-कभी तो ₹1, ₹2, ₹5, मैक्सिमम जैसे इस साल की बात करें तो ₹10 मिल सकता है, जबकि मार्केट में प्याज़ ₹100, ₹50 ऐसे बिक रहा है। तो मतलब उतना लाभ नहीं मिल पाता। यदि हमारे आस-पास ऐसे वेयर हाउस होते कि हम भी, जैसे हमारे पास प्याज़ के 1000 जो बोरी है, या हम कह सकते हैं 1000 क्विंटल प्याज़ भी है, ठीक है? 1000 क्विंटल प्याज़ को यदि हम वेयर हाउस में रखते हैं, 3-4 महीने बाद में जब बेचते हैं, तो उसका मूल्य हमें ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मार्केट का, ये जैसे मैं भी ध्यान रखता हूँ, यदि हम मुख्य रूप से देखें, तो जो प्याज़ का जो प्राइस होता है अक्टूबर के आसपास, दिवाली के आसपास सबसे अच्छा मिलता है किसान को। लेकिन प्याज़ आप जानते हो बहुत जल्दी से खराब होने वाली एक प्रोडक्ट है, तो उसको हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, और इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे मैं अपना अनुभव बताऊँ, लास्ट ईयर हमने ऐसा किया भी था कि मैंने थोड़ा यूट्यूब पे देख के एक घर पे वेयर हाउस बनाया था, और उसके अंदर हमने प्याज़ को स्टोरेज किया था, और वो सक्सेस रहा, मतलब लगभग आप मान सकते हो 100% उसमें सफलता हमें मिली। और जो प्याज़ का प्राइस था, जैसे पहले हम उसको बेचने वाले थे मात्र 2 से ₹5 में, और उसको हमने बेचा 22 से लेकर 25 के बीच में। मतलब 22 से ₹25 मूल्य हमने प्राप्त किया, रियल में प्रैक्टिकल हमने प्राप्त किया ऐसा। और ये मतलब आसान है, लेकिन वही समस्या आती है ना कि किसान के सामने एक तो संकट ये होता है कि जैसे हमने स्टोर तो कर लिया, लेकिन अब हमें पैसे चाहिए, क्योंकि किसान तो इंतज़ार करता है कि कब उसकी फसल मतलब मार्केट में जाएगी, और उसके पास बहुत सारे संकट होते हैं, उसमें कई सारे उसकी आवश्यकताएँ भी होती हैं। तो जैसे इसमें ये है कि वेयर हाउस में रखने से एक फ़ायदा हो गया कि वेयर हाउस में रखने से उसको जो रिसिप्ट मिली उसकी, और उस पर वो क्या कर सकता है, बैंक से ऋण ऋण ले सकता है। लेकिन हमारे वाले में नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। ये मतलब उतना सहजतागत नहीं है। लेकिन यदि हमारे पास सरप्लस मनी है, कि हमारी उस समय आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा हम घर पे ऐसा बना सकते हैं। और आजकल ऐसा हो रहा है कि खेती में काफ़ी इनोवेशन हो रहा है। और ये मैंने प्रैक्टिकल आइडिया इसलिए बताया कि कहीं आपको कोई केस स्टडी बतानी है, जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। यदि निबंध कोई कृषि का आएगा,
तो उसमें ऐसी कैसे स्टडी लिख सकते हैं कि हमने ऐसा नवाचार किया, ऐसा मतलब चीज़ों को सीख के इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिली, यूट्यूब से मिली या गूगल से मिली, उनको हमने अप्लाई करके रियल में उसको उस चीज़ को सक्सेस बनाया। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि मैं अपने आस-पास के किसानों को उसमें थोड़ा इसमें सिखा पाया था। और कुछ ज़्यादा तो नहीं, मतलब लेकिन 2-4 किसान उसको लेकर प्रेरित हुए, उन्होंने ऐसा अप्लाई किया और उनको लाभ मिला। ठीक है? तो ऐसे मतलब ज़्यादा किसानों को लाभ मिल सकता है ऐसी चीज़ों को लेकर, यदि सही से सूचना मतलब किसानों को मिलती है, तो फ़ायदा होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल अनुभव आपके साथ साझा किया। आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक पर कि भारतीय खाद्य निगम का इसमें बड़ा रोल होता है कि जैसे खाद्य निगम क्या होता है, इसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है एफसीआई का। और ये क्या करता है, खाद्यान्न की खरीद करता है, संग्रहण, स्थानांतरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपने देखा होगा कि जो पीडीएस प्रणाली के थ्रू खाद्यान्न का वितरण होता है, उसका भंडारण और बफर स्टॉक का निर्माण कौन करता है? एफसीआई करता है। और एफसीआई कैसे खरीदता है? एक इसका भी मैं आपको सामान्य एक प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ कि एफसीआई कैसे खरीदता है। जैसे हमारे पास चना और सरसों है या गेहूँ है, ठीक है? और आपने ये भी देखा होगा कि एमएसपी प्राइस घोषणा की जाती है, लगभग 24 फसलों के आसपास इसमें उत्पाद शामिल किए गए हैं। जैसे लास्ट ईयर में भी जैसे प्रैक्टिकल अनुभव है कि चना और सरसों लेके एफसीआई की जो जहाँ पे मतलब प्रोक्योरमेंट होता है, जैसे अपने खेत से की बात करूँ कि यहाँ से हमने जो उत्पाद है, वो आस-पास का एक छोटा शहर हो सकता है या गाँव हो सकता है, वहाँ पे उनके क्या लगते हैं, उनकी जो खरीद प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम होते हैं, एक निश्चित समय के लिए होते हैं, सरकार घोषणा करती है उसपे, और उसमें हम डायरेक्ट वहाँ पे खाद्यान्न को बेचते हैं और वहाँ से एफसीआई क्या करता है, अपने गोदामों में जो माल है उसको ले जाता है, उसका संरक्षण, भंडारण जो भी करता है। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, ठीक है? इनका ध्यान होना चाहिए। और यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में तो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो खाद्यान्न खरीद, संग्रहण, स्थानांतरण और सार्वजनिक वितरण व बफर स्टॉक की जिम्मेदारी किसकी है? एफसीआई की है। तो एफसीआई क्या करता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस तथा अन्य कल्याणकारी योजना हेतु खाद्यान्नों का स्टॉक निर्माण करता है। एफसीआई किसानों से एमएसपी प्राइस पर खाद्यान्न खरीदता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा था कि जैसे चना और सरसों में लेके गया था वहाँ पे, तो जो भी उनकी एमएसपी प्राइस थी, उस पर क्या होता है, अ, अनाज हमसे खरीद लिया जाता है और फिर डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा आ जाता है। ये प्रक्रिया काफ़ी अच्छी है, वैसे सरलीकरण भी है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसमें कई सारी जटिलताएँ हैं, समस्याएँ हैं, उनकी चर्चा हम कभी और करेंगे। उसको लेकर भी काफ़ी मुद्दे हैं, जो अक्सर आते रहते हैं। इसके अलावा जैसे जो सभी खरीदी गई अनाज है, उनका केंद्रीय भंडार का निर्माण करते हैं। एफसीआई खरीद व भंडारण संबंधी समस्याएँ क्या हैं? एक तो ये कि एफसीआई का जो आधारभूत ढाँचा है, वो काफ़ी कमज़ोर है। एफसीआई के पास जो एक तरह से आप कह सकते हो वेयर हाउस या भंडार गृह जो होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। उसमें ये भी देखा जाता है कि जो अनाज होता है, उसको चूहे खा जाते हैं या पक्षी, या जो बारिश का पानी आता है, उसके कारण अनाज काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। और इसमें मैंने जो प्रैक्टिकल चीज़ें देखी, काफ़ी ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार होता है। आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दें, जैसे हम जो गेहूँ या जो भी चना उस एफसीआई के बेचते हैं, ठीक है? वहाँ से जब ट्रकों के माध्यम से उसकी सप्लाई होती है उनके भंडार गृह तक, उसके बीच में ही मतलब जो अनाज होता है वो गायब कर दिया जाता है और जो बोरियाँ होती हैं उसमें कचरा भर दिया जाता है और उनको दिखाया जाता है। सीसीटीवी कैमरा में जो आता है, अक्सर देखे जाते हैं कि जो अनाज है वो तो रखा गया था, लेकिन बाद में क्या कहते हैं कि इसको चूहे खा गए, या मतलब कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार है। हालाँकि ये भी होता है कि अनाज खराब होता है, वर्षा से या चूहों से या पक्षियों से खराब होता है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है, अनाज ज़्यादा बाहर चला जाता है, उसको बाहर मार्केट में बेच दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कहीं पुल का निर्माण होता है, तो एक्चुअल में वहाँ पे पुल निर्माण होता ही नहीं है और उसके बाद में मतलब कहा जाता है कि पुल चोरी हो गया, मतलब व्यंग्य किया जाता है। तो ऐसी बात है कि सेम एफसीआई पर भी ये चीज़ें लागू होती है कि एफसीआई में भ्रष्टाचार तो काफ़ी बड़े लेवल का है, इसमें काफ़ी सुधार की संभावना भी है, ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं लूप होल का फ़ायदा उठा के ऐसा अभी भी चल रहा है। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हमने अपने आस-पास भी देखी है। तो एफसीआई आधारभूत ढाँचा कमज़ोर है, भंडारण की सुविधाओं का अभाव है, वहाँ पे क्या होता है, उचित रख-रखाव के अभाव में क्या होता है, वर्षा, चूहों आदि के कारण, फंगस के कारण लाखों टन की जो अनाज है वो काफ़ी काफ़ी खराब होता है। और एफसीआई के अंदर भ्रष्टाचार की समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा है। अवैज्ञानिक पद्धति से भंडारण किया जाता है, क्योंकि कुल मिला के ये भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें निवेश काफ़ी कम है अभी, ठीक है? एफसीआई भंडारण सुविधाओं में क्षेत्रवार असमानता है और ये भी देखा गया है कि एफसीआई के जो भंडारण होते हैं, गोदाम होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, वो एक लिमिटेड एरिया में होते हैं। या हम कह सकते हैं कि कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है। जैसे भारत के 64 जो भंडार हैं, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यूपी आदि क्षेत्रों में हैं, ठीक है? इसके अलावा एफसीआई से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु शांता कुमार समिति 2014 की सिफारिशें भी यहाँ पे लागू होती है। क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन आता है तो आप जब समाधान बताओगे ना, तो समाधान में आप ऐसी कमेटी का नाम बता सकते हो या इंट्रोडक्शन में भी कई बार ऐसा लिख सकते हो कि हाल ही में ऐसी कमेटी बनी है, उसकी सिफारिशें ये है या उसके अनुसार ऐसा कहा गया है। तो एफसीआई से संबंधित क्या है, शांता कुमार समिति की सिफारिशें आप बता सकते हो। जैसे एफसीआई को खाद्यान्न खरीद का कार्य उन राज्यों को सौंप देना चाहिए जो इस मामले में पर्याप्त अनुभव रखते हैं, या एफसीआई को भंडारण संबंधी कार्य में निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए। एफसीआई खाद्य भंडार प्रणाली में नवाचार होना चाहिए, लीकेज व भ्रष्टाचार की समस्या को समाप्त किया जाना चाहिए। तो 2-4 पॉइंट हो ना आपके पास बताने के लिए, तो बहुत अच्छा माना जाता है।
इसके अलावा भारत में कोल्ड स्टोरेज को लेकर काफ़ी समस्या है। जैसे भारत में हम देखते हैं कि विश्व में फलों के स्थान में भारत काफ़ी ऊपर है, मतलब प्रथम स्थान पर कह सकते हैं, कुछ फलों में लेकर या कुल फलों सब्जियों में भी कह सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। फलों व सब्जियों का लगभग 20 से 25 या 25 से 30% खाद्यान्न हर बार क्या होता है, फल सब्जियाँ नष्ट होती है, क्योंकि हमारे पास शीत प्रशीतन के वो है नहीं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। जैसे हम हमारी बात करें, जैसे किसान आस-पास में जो प्याज़ है या टमाटर है या सब्जियाँ उपजाते हैं, तो हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि उनका हम भंडारण कर पाएँ। या तो हमें तुरंत उसको मार्केट में सप्लाई करना होगा, ठीक है? हमारे पास ऐसे प्रशीतन के कोई उपाय नहीं है। या फिर जैसे अच्छा मूल्य लेना हो, जैसे यदि प्याज़ टमाटर की बात करें तो किसान तो ₹2, ₹5, ₹10 में मंडी में बेच के आता है। यदि किसान को अच्छा मूल्य लेना हो, जैसे किसान को बड़ी मंडी में जैसे दिल्ली या मुंबई में सप्लाई करना हो, तो किसान के पास ऐसा कोई सुविधा नहीं कि वो प्रशीतन वाला ट्रक लें और वहाँ पे सप्लाई करें। तो ये देखो आप, किसान मतलब क्यों फिर कम कीमत पाता है? ये इसी कारण होता है कि हमारे पास जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मार्केटिंग है, परिवहन है, उसकी काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ हैं। भारत में शीत भंडार को लेकर प्रयास भी किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन है। इसमें क्या हुआ, शीत भंडार हेतु सब्सिडी दी जाती है, जैसे किसानों को आजकल सब्सिडी मिल रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन वगैरह आपने नाम सुना होगा। जैसे ह आजकल मैं अपने आस-पास देख रहा हूँ, जैसे हमारे किसानों को क्या हो रहा है, इस मिशन के तहत प्याज़ मतलब भंडारण के लिए मतलब काफ़ी पैसा दिया जा रहा है, सब्सिडी के लिए दिया जा रहा है, ताकि जैसे टिन शेड बना के उसमें प्याज़ का भंडारण किया जा सके। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में कि सरकार प्रयास तो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई सारी चुनौतियाँ हैं, भ्रष्टाचार को लेकर या अन्य सारी चुनौतियाँ हैं कि किसानों को वास्तविक जो हितधारक होते हैं, उनको लाभ ही नहीं मिल पाता। लीकेज की काफ़ी समस्या है, ठीक है, लेकिन निरंतर इनमें सुधार भी हो रहा है। इसके अलावा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, एपेडा, ये इसमें दिशा में प्रयास कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा भी इसमें काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपके पास पॉइंट होने चाहिए बस लिखने के लिए। लेकिन इससे जुड़ा क्वेश्चन क्या आएगा कि समस्याएँ क्या है? भारत में खाद्यान्न भंडारण व शीत प्रशीतन को लेकर समस्याएँ क्या है? तो आप इसमें बहुत सारे पॉइंट बता सकते हो, जैसे अपर्याप्त प्रबंधन, जैसे कीड़े, चूहों, पक्षियों के द्वारा अ, खाद्यान्न को नुकसान, अवैज्ञानिक संरक्षण, जैसे 80% भंडारण परंपरागत तरीके से अभी किया जा रहा है। एफसीआई की भंडारण क्षमता के बारे में आप बता सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है, एकीकृत भंडारण सुविधा का अभाव है, भ्रष्टाचार की समस्या है, खाद्यान्न का खुले में भंडारण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मंडियों में किस प्रकार वर्षा के दौरान खाद्यान्न खुले में रखा जाता है और काफ़ी ज़्यादा वर्षा से अनाज सड़ जाता है। तो ये भी समस्याएँ देखने को मिलती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गाइडलाइन जारी की है। आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कहता है कि जो खाद्यान्न आप इतना खराब कर रहे हो, इससे अच्छा गरीबों में मुफ्त में बाँट दो। ऐसी टिप्पणियाँ सुनी होगी आपने, वो भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे आगे बढ़ें, ठीक है। प्रशीतन से संबंधित समस्याएँ क्या हो सकती है? जैसे आधारभूत ढाँचे का अभाव है। इसमें भी जो प्रशीतन वितरण है वो काफ़ी असंतुलित है। कुछ ही राज्यों में इनका विस्तार हो पाया है। बहुत कम फल सब्जियों का इसमें रख-रखाव होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जैसे आलू है, उसका ही केवल भंडारण किया जाता है। बाकी अन्य सब्जियों का उतना इसमें है नहीं महत्व, या उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया नहीं गया है। निवेश संकट भी है। सप्लाई चेन से जुड़ी हुई समस्याएँ कह सकते हैं, और इसके अलावा समाधान भी आपके पास होने चाहिए। जब आप समस्याओं को गिना रहे हो तो कुछ समाधान भी आपके पास होने चाहिए। समाधान की हम मुख्य रूप से बात करें, जैसे शांता कुमार समिति है या दलवी समिति है, उनकी सिफारिशें आप ये कोट कर सकते हो। मतलब लिखना बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप ऐसी चीज़ें लिखते हो तो एग्ज़ामिनर आपसे इम्प्रेस होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है और आप सही चीज़ों को एनालिसिस करके लिखते हो। जैसे दलवी समिति, उसकी सिफारिश थी कि जैसे एकीकृत एग्री लॉजिस्टिक प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए, यानी सब कुछ एक ही जगह पर। जैसे कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर मार्केट भी हो सकता है या प्रशीतन के केंद्र भी हो सकते हैं, वेयर हाउस भी हो सकते हैं, और उससे जुड़ी हुई जो सप्लाई चेन हो सकती है, सब चीज़ें एक साथ हो सकती है। लॉजिस्टिक हब बनाने की बात चल रही है। और जिला, राज्य, क्षेत्रीय स्तर पर भंडारण की सुविधाएँ, जैसे आजकल आपने सुना होगा ग्रामीण हाट, बजट में लेकर इनको चर्चा में रहती है। इकोनॉमिक सर्वे में 22,000 लगभग ग्रामीण हाट विकसित करने की बात चलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट होती है। आजकल जैसे आप जो भी उत्पाद वेयरहाउस में रखने जाते हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको जो रसीद मिलती है, वो मिलनी चाहिए, ताकि किसान उससे आसानी से लोन ले पाए। इसके अलावा प्रशीतन यातायात की सुविधाएँ, खाद्य प्रसंस्करण व सेल्फ हेल्प ग्रुप की इसमें चर्चा की गई है। तो कुछ-कुछ इन कमेटी के जो पॉइंट है, मैंने आसानी से यहाँ पे लिख दिए हैं, जिनको आप थोड़ा-सा देखोगे, समझोगे, आराम से आपके समझ में आएगी। इसके अलावा एकीकृत कोल्ड चेन है, उसकी उपलब्धता मंच है, और कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर सरकार द्वारा सब्सिडी, मतलब ये पॉइंट है, आसान पॉइंट है आपके लिए कि इन चीज़ों में ये हो रहा है, समाधान हो रहा है। भंडारण व कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर निवेश को बढ़ाना, जैसे इसमें एफडीए की बातें चल रही है, निजी सेक्टर है उसकी भागीदारी की बात चल रही है, और बजट 2022 में लॉजिस्टिक पार्क निर्माण की भी बात की गई है। तो ये चीज़ें कितनी आसान है, इतना कोई टफ है नहीं। चीज़ें एक बार देखोगे, एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, और एक बार आप पढ़ोगे, नोट्स को रिवाइज़ करोगे 2-3 बार, तो आसानी से आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे।
अब है परिवहन से जुड़ी समस्याएं, जैसे इसमें सर्वप्रथम है आधारभूत ढांचे की कमी। जैसे खेतों से मंडियों तक जो सड़कों का निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जैसे मैं अपने आसपास की बात करूं तो जैसे हमारे जो पक्की सड़क की बात करें तो 3 किलोमीटर तक 3-4 किलोमीटर से आगे पक्की सड़कें हैं, और जो पक्की सड़कें मंडी तक बनी है उनका भी बुरा हाल है। यानी कह सकते हैं कि अभी भी मतलब इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाना बाकी है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसमें अच्छा काम कर रही है, वो आप समाधान में बता सकते हो। इसके अलावा जो परिवहन लागत है, जैसे जो छोटे या सीमांत किसान हैं, आप जानते हो कि वो परिवहन लागत वहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिवहन लागत काफ़ी महँगी है। आजकल आप देख रहे हो तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं जो उनका किराया भाड़ा होगा वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कृषि उत्पादों का मूल्य भी बढ़ेगा, खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। ऐसे एक आप इंटीग्रेटेड रूप से चीज़ों को बता सकते हो। तो परिवहन लागत भी एक बड़ा संकट है, क्योंकि भारत में अधिकांश जो किसान हैं, छोटे व सीमांत किसान हैं, तो ये भी एक समस्या है। और फल, सब्जियाँ, दूध, मीट आदि जल्दी खराब होने वाले उत्पाद हैं, उनके प्रशीतन ट्रक परिवहन का अभाव है। मतलब प्रशीतन ट्रक तो मतलब अभी भी काफ़ी दूर है मामला, अभी काफ़ी समय लगेगा इन चीज़ों में। इसके अलावा जैसे अधिकांश परिवहन स्वयं किसानों द्वारा या निजी क्षेत्र द्वारा है, कृषि परिवहन व सप्लाई चेन में निवेश की अभी भी समस्याएं हैं। और कृषि परिवहन से संबंधित आप समाधान बता सकते हो। इसमें 2 चीज़ें याद रखो कि क्या समस्या है और क्या समाधान है। ऐसे इतना भी कर लेते हो तो आपका लगभग टॉपिक और सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, और ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो। ऐसे डायग्राम आपको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे। तो कृषि परिवहन से संबंधित जो भी समस्या है उनका समाधान क्या है? तो एक तो है खेत से मंडी तथा बाजार तक आधारभूत ढांचे का निर्माण। जैसे इसमें आप बता सकते हो एग्जाम्पल देके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब जैसे यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखा है, आप देखो ये डायग्राम बनाया, पॉइंट लिखा है, तो मैंने ये केवल पॉइंट लिख के नहीं छोड़ा, इसके साथ मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐड कर दिया कि हाँ ऐसा हो रहा है। फिर सेकंड, जैसे ऑपरेशन ग्रीन एक योजना है, आपने देखा होगा, परिवहन व भंडारण की इसमें सब्सिडी दी जाएगी, और इसको किसके साथ जोड़ा गया है? किसान रेल योजना के साथ में। इसके अलावा जैसे आप बता सकते हो कृषि उड़ान 2.0, हिमालयन व उत्तरी पूर्वी राज्यों के फल फूल व सब्जियां उनको बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा, ये बता सकते हो आप। और आप जानते हो कि वहाँ पे किसान फिर है ना परिवहन लागत वहन नहीं कर सकता। जैसे जो हमारा वायु परिवहन है वो तो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन उसमें सरकार का भी उनको सुविधाएं या सब्सिडी उनको दे रही है। इसके अलावा जैसे प्रशीतन ट्रक है, परिवहन निवेश एफडीआई है, और किसान रथ मोबाइल ऐप, कृषि व बागवानी क्षेत्र में क्या कर रहा है? उपयुक्त परिवहन वाहन खोजने की सुविधा। जैसे आपने ओला और उबर देखा होगा, उसी तरह किसान रथ ऐप है, मोबाइल ऐप। जैसे ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, वैलिड पॉइंट है। आप ये बताओगे तो ये नई चीज़ें हैं जो अभी करंट में चल रही है। कृषि उड़ान 2.0, इसके अलावा जैसे किसान रथ मोबाइल ऐप है, ये आप बता दोगे। एग्जाम्पल देके बताओगे, कृषि व बागवानी क्षेत्र में उपयुक्त परिवहन वाहन खोजने की सुविधा, कृषि लॉजिस्टिक हब, क्षमता निर्माण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत शानदार है, मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो लाइक करो। लाइक तो बनता है जब इतना अच्छा आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, तो लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट भी करना है कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही है। आप अपने विचार बताओगे तो मुझे खुशी मिलेगी, कमेंट करके बताना। इसके अलावा जैसे कृषि उत्पादों का विपणन की बात करें, अब ये बड़ा है। यदि क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा इससे आने की संभावना बनती है। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, 5 स्टार हम देते हैं, तो किस टॉपिक को देंगे? मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसको देंगे, क्योंकि ये बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इसका क्षेत्र बड़ा है, और इसकी समस्याओं की भी काफ़ी बड़ी है। क्योंकि आप ये जानते हो कृषि सेक्टर या कृषि उत्पाद कितना मतलब महत्व रखता है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य मुद्रास्फीति के लिए, निर्यात के लिए, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सब किस पर टिका होता है? कृषि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद में कृषि मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। तो कृषि विपणन से तात्पर्य कृषि उत्पादों की किसानों से खरीदकर बाजार और उपभोक्ता तक पहुंचाना। ये आसान भाषा है कि कृषि विपणन का मतलब क्या है, कि जो कृषि उत्पाद है वो उपभोक्ता तक कैसे पहुंचेंगे, अंतिम उपभोक्ता तक कृषि उत्पाद कैसे पहुंचेंगे, किसान को अच्छा मूल्य मिले और उपभोक्ता को सस्ता मिले, या अच्छा गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिले। तो यही तो कृषि विपणन है। इसके बीच में बहुत सारे सेक्टर हैं, मध्यस्थ जो संस्थाएं हैं वो बता सकते हो। इसमें मुख्य रूप से कृषि उत्पाद है, परिवहन है, मध्यस्थ है, बहुत सारे स्टेक होल्डर इसमें शामिल होते हैं। तो आगे हम देखते हैं भारत में कृषि विपणन के प्रकार। जैसे इसमें पारंपरिक विपणन पद्धति होती है, जिसमें किसान क्या करता है, सीधे व्यापारी को कृषि उत्पाद बेचते हैं। और जैसे हालांकि मतलब जो कानून कहता है, कानून तो ये कहता है कि आप जो किसान है कृषि उत्पाद सीधे क्या कर सकता है, एपीएमसी मंडी में बेच सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है, अभी भी मतलब 50% जो किसान है, हम आप जानते हो कि छोटे सीमांत है, वो परिवहन लागत वहन नहीं कर सकता, या उसको जल्दी पैसे की आवश्यकता होती है, तो अभी भी वो क्या कर रहा है, स्थानीय व्यापारी को बेच रहा है। जैसे हमारी बात करें, हमारे आसपास की बात करें, तो हम भी ऐसा करते हैं कि मतलब मंडियों में बहुत कम बेचते हैं। जो जो फसलें होती है, जो व्यापारी होता है घर पे आके खरीदता है और अच्छा मूल्य देता है, जो मार्केट में जो प्राइस होता है वही देता है। तो हम क्यों फिर मंडी में लेके जाएं, क्यों परिवहन लागत
उठाएँ और इसके अलावा अन्य खर्चे भी वहाँ पे आते हैं, ठीक है? तो ऐसा करते हैं मतलब। हाँ, हालाँकि कानून ऐसा नहीं कहता, उसमें काफ़ी जटिलताएँ हैं कानून को लेकर। आजकल सुधार हो गया उसमें कि किसान डायरेक्ट बेच सकता है, लेकिन पहले भी मैं ये देखता आ रहा था कि प्रैक्टिकली यही है कि किसान कि क्योंकि किसान की लागतें बढ़ जाती है फिर, कई सारी समस्या आती है। इसके अलावा किसान को उपभोक्ता द्वारा प्रदान कीमत का बहुत ही कम मिल पाता है। यानी आप ये देखो, मैं एग्ज़ाम्पल देके आप बता रहा था कि जो प्याज़ हम उगाते हैं और उसका प्राइस हमें मिलता है ₹5 और आप जब बड़े शहर में बैठे हो, दिल्ली या मुंबई में बैठे हो, आप जैसे दिल्ली में रहते हो, पढ़ाई करते हो वहाँ, तो जब आप मार्केट से प्याज़ लाते हो तो कभी भी आपको ₹40 से कम नहीं मिला होगा या ₹50 से कभी भी कम नहीं मिला होगा। कभी-कभी तो ₹100 भी होता है। लेकिन मार्केट में जब ₹100 होता है तो हमें वो नहीं मिलता है, हमें मैक्सिमम शायद ₹10 मुझे याद है। कभी-कभी जब ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा मतलब ये होता है कि 80-90 या ₹100 प्राइस है, तो हो सकता है कि ₹20-25 मिल जाए। लेकिन वो बहुत ही रेयर केस होता है। ज़्यादातर एवरेज हम निकालें तो बहुत ही मतलब ये 15 से 20% ही मतलब किसान को मिल पाता है कीमत का। कृषि उत्पाद व विपणन समिति, जैसे एपीएमसी मंडियाँ है, इसको लेकर आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसके माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब विपणन होता है। इसके अलावा सहकारी विपणन पद्धति भी है, जिसमें नाफेड का नाम प्रमुख है। सहकारी में हम देखें तो गुजरात आनंद सहकारी मॉडल आपने देखा होगा, वहाँ से दूध का जो विपणन होता है काफ़ी बड़े लेवल पे होता है और काफ़ी एक सक्सेस मॉडल भी है। इसके अलावा केरल में बागवानी विकास कार्यक्रम है, ये भी एक सहकारी स्तर पर एग्रीकल्चर मार्केट का एक अच्छा आदर्श मॉडल हम कह सकते हैं। इसके अलावा कृषि विपणन के उभरते हुए मॉडल आजकल आ रहे हैं, जैसे ई-नेम आपने सुना होगा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये काफ़ी ज़्यादा है। यदि क्वेश्चन आएगा तो इससे जुड़ा आ सकता है कि इसको लेकर क्या चुनौतियाँ हैं? क्या इसकी सफलता है? क्या इसको मतलब क्या समाधान किए जा रहे हैं? क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, इस साल भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन भी ऐसा करते हैं। अनुबंध कृषि भी काफ़ी समय चर्चा में रहती है, आपने देखा होगा। कैसे? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, आपने बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, उनकी कंपनी है, ठीक है? वो किसानों के साथ समझौता करती है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ के उनकी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो किसानों से डायरेक्ट वो खरीद लेती है। या जैसे मतलब वो जैसे टोमेटो आप जानते हो, टोमेटो जैम या ऐसा कुछ बनता है, तो उनकी कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट किसानों से अनुबंध कर लेती है कि आपका जो टमाटर है, हम खरीदेंगे और आप पहले भी जो उनका प्राइस तय हो जाता है, अनुबंध कृषि इसको बोलते हैं। ये भी काफ़ी चर्चा में रहती है आजकल, ये ठीक है, या आगे आने वाले वक़्त में ये एक अच्छा मॉडल होगा, जिसमें किसान और जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं या जो संस्था है, या हम कह सकते हैं सबको फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ का, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है, ठीक है? आगे देखते हैं, ये काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया, लेकिन ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसको। और इसके अलावा कमोडिटी और वायदा बाज़ार का मतलब होता है भविष्य में अपनी उत्पाद को बेचना। तो इसमें देखने को मिल रहा है कि जो प्रभावी कृषि विपणन प्रणाली है, उसके लिए क्या मतलब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। यदि किसी देश की हम किसी प्रभावी कृषि विपणन प्रणाली की चर्चा करें तो उसमें क्या बिंदु शामिल होने चाहिए। तो एक डायग्राम, अच्छा डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें किसानों को उचित मूल्य मिले, अधिकतम मूल्य मिले, किसान की जो भी लागत है उससे ज़्यादा उसको थोड़ा सा लाभ भी हो, ऐसा मूल्य उसको मिले। इसके अलावा उपभोक्ताओं को अच्छा मतलब सस्ता मिले और अच्छी गुणवत्तापूर्ण सामग्री उसमें मिले। ठीक है? उपभोक्ताओं तक कृषि उत्पादों की त्वरित पहुँच और उचित मूल्य उसको मिलना चाहिए। और किसानों द्वारा प्राप्त व उपभोक्ता द्वारा भुगतान राशि में न्यूनतम अंतर हो। तो आप जब भी ऐसे मार्केटिंग का या विपणन प्रणाली का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप बता सकते हो, ऐसे डायग्राम आप बना सकते हो। इसके अलावा जैसे देखें कि क्या समस्या है, भारत में कृषि विपणन को लेकर क्या समस्या है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा डायग्राम बनाना और अच्छे पॉइंट लिख के एग्जाम्पल के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो भारत में कृषि विपणन संबंधी समस्याएं क्या है, तो भंडारण और प्रसंस्करण की समस्याएं हैं, कृषि उत्पादों को लंबे समय तक धारण करने की समस्या है, सूचना व संचार की कमी है, बिचौलियों द्वारा विपणन मार्केट पर कब्जा और एपीएमसी से जुड़ी हुई जटिलताएं। ठीक है, आप जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मध्यस्थ और बिचौलिए किसानों के बीच में रहते हैं या मार्केट के बीच में रहते हैं, जिसका लाभ वही उठा ले जाते हैं, जबकि वास्तविक जो किसान है, उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता है। सूचना और संचार की कमी वाला अच्छा पॉइंट है कि आप जानते हो कि सूचना कितना महत्व होता है। जैसे आजकल जो पढ़े-लिखे किसान हैं, वो तो आसानी से मतलब ऐसी मतलब सरकार की योजना या ऐसे मोबाइल ऐप या यूट्यूब से जुड़े रहते हैं कि वहाँ से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे परिवार बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर किसान अभी भी निरक्षर है। तो कहीं न कहीं फिर किसानों में भी असमानता आने लगती है, आर्थिक, सामाजिक जो असमानताएँ वो देखने को मिलती हैं। तो इसके अलावा एपीएमसी से जुड़ी जटिलताएँ जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, विपणन आधारभूत ढाँचा अभी भी कमज़ोर है, परिवहन सुविधाओं का अभाव है, ई-नेम में ग्रेडिंग सुविधाओं की कमी है। जैसे ई-नेम में असफलता का एक बड़ा कारण रहा था कि अनाज की ग्रेडिंग कैसे हो। अनाज की ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी अनाज होता है, उसकी ग्रेडिंग होती है कि उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे कोई गेहूँ है, चावल है, तो उसकी मशीनों के माध्यम से मतलब उसकी गुणवत्ता की जाँच होती है। ग्रेडिंग का मतलब ऐसा है, गुणवत्ता की जाँच होती है कि उसमें नमी की मात्रा कितनी है,
सड़ा हुआ है कि नहीं, अच्छी उसमें है कि नहीं, ऐसा कुछ चेक किया जाता है उसमें। तो ई-नेम में ये अभी भी समस्या आई थी कि ग्रेडिंग को लेकर काफ़ी चुनौतियाँ बनी थी, सप्लाई चेन की बाधा है, ये बता सकते हो। इसके अलावा एपीएमसी काफ़ी ज़्यादा है, क्वेश्चन यहाँ से पहले भी आ चुका है और आगे भी आता रहेगा एपीएमसी को लेकर, क्योंकि अभी भी मंडियाँ तो काफ़ी मतलब है और मंडियों में काफ़ी समस्या भी है, जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो कृषि उत्पाद विपणन समिति का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि सामान्य अर्थ आप समझो, जो आपके शहर या आपके ज़िले में जो मंडी है, वही क्या है? एपीएमसी है। तो कृषि आप जानते हो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है तो राज्य ही इस पर कानून बना सकता है। तो कृषि उत्पादों की विपणन समिति नियमन राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा होता है, जिसमें एपीएमसी प्रमुख है। एपीएमसी की मुख्य विशेषताएँ क्या है? जैसे कृषि उत्पादों की बाहरी बिक्री पर रोक लगाना। जैसे मुख्य रूप से एपीएमसी का निर्माण बहुत सही तरीके से किया था 1960 के दशक में, क्योंकि पहले क्या करते थे कि जो बिचौलिए थे, वो किसानों का जो उत्पाद होता था, कृषि उत्पाद जैसे फसल कटती थी, वो उनसे छीन लेते थे एक तरह से। तो इसका निर्माण सही किया गया था, लेकिन इसको लेकर बाद में कई समस्या आने लगी। कई समस्या कैसे आने लगी? जैसे एपीएमसी का एकाधिकार बन गया। अभी हम देखेंगे कि जैसे कृषि विपणन आधारभूत ढांचा है, सड़कें, भंडारण आदि की एपीएमसी जो है, ऐसा करता है। मतलब एपीएमसी की हम बात करें तो एक तो ये करता है कि कृषि उत्पादों की बाहरी बिक्री पर रोक। क्यों? क्योंकि किसानों को शोषण से बचाने के लिए ऐसा कुछ किया गया था उसमें। और कृषि विपणन आधारभूत ढांचे का विकास करती है, जैसे सड़कों का, भंडारण आदि का विकास कौन करता है? एपीएमसी मंडियां करती हैं। और किसानों को शोषण से रोकती हैं। मतलब शुरुआत में जब बना था, इसका उद्देश्य ये था, लेकिन आज यही मतलब एक बड़ा संकट का कारण बन गया। विपणन प्रणाली को प्रभावी कुशल बनाना, उचित मूल्य का निर्धारण करना और तत्काल भुगतान। किसानों, जो भी किसान वहाँ पे अपना उत्पाद बेचते हैं, तो तुरंत उनको भुगतान मिल जाता है। तो एपीएमसी जब बनी थी तो इनका मतलब बड़ा रोल था, लेकिन अभी मतलब ये संकट का कारण बन रहे हैं। कैसे? ये डायग्राम वगैरह आप ऐसे बना सकते हो, निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने वाला है। और जैसे एपीएमसी कार्य प्रणाली से संबंधित मुद्दे व समस्याएँ, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया है और आगे भी आ सकते हैं। तो है कि जैसे एपीएमसी का एकाधिकार, जैसे कानून में क्या लिखा है कि किसान अपना उत्पाद केवल कहाँ बेच सकता है? एपीएमसी मंडियों में बेच सकता है। तो फिर मतलब जैसे कोई व्यापारी है या कोई खाद्य प्रसंस्करण किसी ने उद्योग लगा रखा है या किसी को निर्यात करना हो, ठीक है? तो वो कहाँ से खरीदेगा? मंडी से खरीदेगा, तो उसका लागत बढ़ जाएगी। मतलब और किसान को भी मूल्य कम मिलता है। अदरवाइज़ क्या होता है, किसान डायरेक्ट मतलब जो भी ऐसा होता खाद्य प्रसंस्करण इकाई, उसको बेच सकता था। तो ऐसी ऐसी समस्या आने लगी और कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा भी कम होने लगी, क्योंकि एकाधिकार किसका है? मंडियों का। तो ये आप बता सकते हो कि एपीएमसी का एकाधिकार, जिसमें निर्यातक व जो खाद्य प्रसंस्करण करता है, सस्ता उत्पाद नहीं खरीद सकता और कृषि उत्पादों की जो प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, क्योंकि मार्केट में कौन है? केवल एपीएमसी मंडियाँ हैं। और इसमें भ्रष्टाचार व किसानों को शोषण होता है। भ्रष्टाचार तो बहुत बड़े लेवल पे होता है। एपीएमसी में भी ऐसा होता है कि जैसे वहाँ के जो व्यापारी है, वो एक मतलब एक तरह से अपना गठबंधन बना लेते हैं। किसान अपना उत्पाद लेके जाएगा तो उनको अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी व्यापारी जब बोली लगाते हैं, अनाज की इनकी बोली लगाते हैं या जैसे प्याज है, आलू है, इनकी बोली लगाते हैं, तो वो उनकी मिलीभगत होती है, किसानों को अच्छा मूल्य कभी नहीं देते हैं। तो ये किसानों के शोषण का कारण बन रहे हैं। इसके अलावा लाइसेंस, एपीएमसी में क्या होता है, व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। तो इस पे एकाधिकार है लाइसेंस का। जो ऑलरेडी जो लोग इसमें शामिल थे, वो नए जो लोग हैं, उनको आने नहीं देते हैं। तो कहीं न कहीं नए व्यापारियों को लाइसेंस नहीं मिल पाता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विपणन के अभाव में उपभोक्ता, निर्यातक, खाद्य प्रसंस्करण कंपनियाँ सीधे किसानों से नहीं खरीद पाती है। जैसे ऐसा देखा गया था, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, अच्छा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और दक्षिण कोरिया में ये देखा गया था, डायरेक्ट वहाँ पे जब ये मॉडल लागू किया गया था, किसानों को, उपभोक्ताओं को, सबको लाभ मिला था। और संविदा कृषि को अनुमति नहीं है। संविदा कृषि अभी अभी हमने देखा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब क्या है? जैसे मैं किसान हूँ, आप व्यापारी हो, आप डायरेक्ट मुझसे क्या कर सकते हो? उत्पाद खरीद सकते हो। ठीक है, अभी भारत में ये काफ़ी चल रहा है। और इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्षमता विकास, निवेश, सूचना संचार आदि का अभाव, सप्लाई चेन में बाधा। तो एपीएमसी को लेकर काफ़ी समस्याएँ जो हमने यहाँ पे कई पॉइंट के रूप में देख लिया, आपके ये काम भी आएगी। इसके अलावा अब जैसे एपीएमसी एक्ट है, उसमें समस्या है तो समाधान भी होगा। तो 2003 में क्या हुआ था, 2003 में मॉडल कृषि उत्पाद विपणन समिति, एपीएमसी अधिनियम 2003। तो इसमें क्या हुआ था कि जो भी एपीएमसी में समस्या है, उनके सुधार के लिए मॉडल कृषि ये लेके आए थे कि आप ये मान सकते हो कि मॉडल एपीएमसी, यानी एपीएमसी में जो भी समस्या है उसका समाधान किसके पास है? मॉडल एपीएमसी में है। वो 2003 में आया था। तो इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे कि ऐसा-ऐसा करना है। जैसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि विपणन पर एक मॉडल कानून तैयार किया। अब यार राज्य सूची का विषय कृषि है, कृषि राज्य सूची का विषय है, तो ज़िम्मेदारी किसकी? राज्यों की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा सुधार करें, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे थे। तो कृषि मंत्रालय को इसमें फिर आगे आना पड़ा और ऐसा मॉडल तैयार किया और उन्होंने राज्यों को बोला कि आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि एक समस्या ये भी है कि कहीं न कहीं हमारा जो खाद्य निर्यात है, वो भी प्रभावित हो रहा था, खाद्य मुद्रास्फीति भी प्रभावित हो रही थी और जो खाद्य जो सुरक्षा है मामला, आदि चीज़ें इसमें शामिल थी। तो कहीं न कहीं केंद्रीय कृषि मंत्रालय को ऐसा लगा कि इसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है?
इसकी विशेषता है कि डायरेक्ट किसान सीधे अपने उत्पाद निजी व्यक्तियों उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। कुशल विपणन प्रणाली, अब मैं इसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि सामान्य पॉइंट है। प्रभावी बुनियादी ढांचा, कृषि उपज हेतु नए बाजार स्थापित करना, अनुबंध कृषि, लाइसेंस राज की समाप्ति। यानी जो एपीएमसी में समस्या थी उसका समाधान था मॉडल एपीएमसी में 2003 में। लेकिन क्या हुआ राज्यों ने लागू नहीं किया, अधिकांश राज्यों ने ऐसा कुछ लागू ही नहीं किया। तो सरकार अभी कृषि को लेकर काफ़ी मतलब सुधार करी, 3 विधेयक 3 बिल जो कृषि के पास हुए थे, लेकिन अभी उनका मामला चल रहा है, ठीक है, उसमें काफ़ी सुधार होना बाकी है। तो वो भी ऐसे आने वाले समय में क्या करना है, आपको उन पर नज़र रखनी है। जो भी कृषि के जो कानून है, 3 कानून आए थे, उन पे आपको नज़र रखनी है। जो भी उसमें नया चेंज होता है, नए तरीके से लागू होता है या मतलब जो भी पॉइंट है, उनको और ध्यान रखना, वो क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं। इसके अलावा फिर और क्या हुआ था, 2017 में ऐसा हुआ था मॉडल कृषि उत्पाद व पशुधन विपणन संवर्धन व सुविधा अधिनियम 2017। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि पहले क्या था, केवल कृषि उत्पादों के लिए ऐसा कानून बना था। अभी पशु जो उत्पाद है उनको बेचने के लिए भी ऐसा नया कोई कानून आया है, एपीएलएम एक्ट शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम। ठीक है, ये कैसे आया था, इसमें क्या हुआ था, अशोक दलवी समिति और नीति आयोग की सिफारिश पर इसको लाया गया था। इसमें क्या करना है कि हमें एकल कृषि बाजार विकसित करना है, जिसमें कृषि उत्पाद, पशुधन उत्पाद या मत्स्य उत्पाद, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई है। किसानों को इसमें अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए सुनिश्चित उपाय किए गए। प्रत्यक्ष विपणन अनुमति, यानी किसान क्या कर सकता है, जो फल सब्जियां हैं या जो भी उत्पाद है, पशु उत्पाद है, उनको डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकता है, अच्छा मुनाफा ले सकता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार को बढ़ावा देने की भी बात की गई है, जैसे ई नेम की बात चल रही है, वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अंतर्राज्यीय व्यापार आसान, पहले क्या था कि जैसे जो भी मंडी है उसमें लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस शुल्क भी होते थे, तो इसको आसान बनाया गया ताकि अंतर्राज्यीय व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कृषि व्यापार है वो आसान हो जाए। एकल शुल्क भुगतान, वेयर हाउस प्रबंधन की सुविधाएं, कृषि विशेष कृषि बाजारों की स्थापना, किसानों द्वारा शुल्कों का नियमन करना। तो इसमें काफ़ी अच्छा सुधार है। ये पॉइंट काफ़ी है, इतना आपको लगता है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, मैं ये मानता हूँ इतने पॉइंट काफ़ी है। यदि इतने भी आपको एग्जाम में याद आते हैं, आप लिखते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा भारत में अब जितनी हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर जो प्रॉब्लम गिनाई थी, उनका समाधान भी आपके पास होना चाहिए। जैसे एक तो नए बिल आए थे, ये किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन व सुविधा अधिनियम 2020। इसके अलावा मूल्य आश्वासन कृषि सेवा अधिनियम 2020 पर किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता। ये जो 3 बिल आए थे, उनमें से 2 बिल का यहाँ पे नाम लिखा है, इनमें से एक बिल के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, आप इनको जरूर बताना। ठीक है, आगे आने वाले वक्त में इनमें काफ़ी सुधार हो जाएगा, उनको आप बता सकते हो। इसके अलावा अभी हम ऊपर देख के आए थे एपीएलएम एक्ट 2017, ग्रामीण कृषि बाजार, आजकल ये काफ़ी चर्चा में है। ऐसा कहते हैं कि मतलब यदि आप जहाँ पे समस्या है, यदि वही समाधान निकाल दो, तो इसमें काफ़ी बड़ा काम हो सकता है। जैसे जो कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, आप जानते हो, ठीक है, तो उसके आसपास ही आप ग्रामीण कृषि बाजार विकसित करते हो, और इन ग्रामीण कृषि बाजारों को फिर किसी ऑनलाइन, जैसे ई ई नेम है, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा बाजार है उसके साथ हम जोड़ते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। या मतलब डायरेक्ट जो व्यापारी है वो ग्रामीण हाट से भी खरीद सकता है, तो ग्रामीण हाट इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो बजट में इनकी घोषणा भी की गई थी, इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। किसान किसान उपज संगठनों के गठन और संवर्धन हेतु योजना बनाई गई है, ई नेम है। इसके अलावा एक मार्क नेट, एक मार्कनेट क्या है, विपणन हेतु ई गवर्नेंस पोर्टल है। तो ऐसे आप बताना, जब भी समाधान की बात आई तो आपके पास 5-10 पॉइंट तो लिखने के लिए होने चाहिए, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, जो अभी हम अधिनियम की बात कर रहे थे, विधेयक की या जो कानून बना उसकी बात कर रहे थे, किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा अधिनियम 2020। इसके यहाँ पे 4-5 पॉइंट है, आप इनको आराम से देख लेना, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। इसके लाभ जो होने वाले हैं, सब पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिए, लाभों को भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जो ई नेम है, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये बड़ा है, मतलब इसको लेकर मतलब शुरुआत जो की गई थी 14 अप्रैल 2016 को की गई थी, और इसको लेकर शुरुआती स्तर पर ऐसा लगा था कि काफ़ी इसमें मतलब बड़ी क्रांति आने वाली है। लेकिन इसमें काफ़ी संकट और चुनौतियां भी हैं, जो अभी हम देखने वाले हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे लगभग अभी जैसे फ़ायदा हो रहा है कि 1000 मंडियाँ इस नेटवर्क से जुड़ चुकी है, और इससे पूरे देश का एक बाज़ार बन जाएगा, एकल बाज़ार बनाने में इसमें लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो हितधारक हैं, किसान, व्यापार संस्थाएं, सब उपभोक्ता, सब इसमें शामिल होंगे, और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। कृषि वस्तुओं की बर्बादी भी कम होगी, क्योंकि जल्दी से उसमें क्या होगा, ऑनलाइन सेलिंग हो सकती है। वायदा बाजार विकसित हो सकता है, वायदा बाजार मतलब फ्यूचर मार्केट, मतलब किसान अपने उत्पाद ऐसा भी देख सकता है कि फ्यूचर में उसका मूल्य क्या है, कब बेचें, मतलब इसमें ऐसा हो सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को इसमें लाभ मिलने वाला है, सप्लाई चेन में सुधार होगा, निर्यात को बढ़ावा होगा, कृषि आधारभूत ढांचे का विकास होगा, और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। तो अच्छे कीवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जैसे चुनौतियाँ और समस्याएँ काफ़ी है, जैसे अभी भी किसान मतलब इतनी जन जागरूकता नहीं है, या कह सकते हैं कि डिजिटल निरक्षरता है। किसान सामान्य निरक्षरता किसानों में होती है, तो डिजिटल निरक्षरता आप जानते हो बहुत बड़े लेवल पे होगी। और मंडियों में जो भी क्लीनिंग है या ग्रेडिंग यूनिट है, इनकी समस्याएँ भी है, गुणवत्ता की समस्या कैसे माप करेंगे, इनको लेकर भी अभी काफ़ी चुनौतियाँ और आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। क्योंकि इसमें नई टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे अनाज मंडी में जाएगा तो उसकी गुणवत्ता की जाँच कैसे होगी? जैसे
राजस्थान का कोई किसान जब मंडी में अनाज लेके जाता है या जो भी इनका पोर्टल होगा जहाँ पे अनाज बेचना होता है ऑनलाइन रूप से लेके जाएगा, तो यहाँ पे जो ऐसी सुविधाएं होगी आजकल इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसी नई टेक्नोलॉजी आएगी किसान जो उत्पाद लेके जाता है उसको आसानी से उसकी पहचान करके केरल में कोई व्यापारी बैठा है तो उसको बता देगी कि ये उत्पाद कैसा है, उसका मतलब उसके अंदर क्या समस्या है, ये अच्छा गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं। तो उससे क्या होगा, केरल का व्यापारी आसानी से ऑनलाइन खरीद लेगा। तो ऐसा पॉइंट इसमें है, लेकिन अभी समस्या है इसको लेकर काफ़ी पारदर्शिता को समस्या है, डाटा को लेकर डिजिटल आधारभूत ढांचे की समस्याएं हैं, कीमतों के भुगतान को लेकर समस्या है। ठीक है। इसके अलावा आजकल ये हो रहा है कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ग्रामीण जो हाट बाजार है ये मतलब कितना बड़ा रोल निभा सकता है किसानों के लिए, किसानों की जो मार्केटिंग है, जो उनको उत्पाद है, उनका मूल्य है, उनको लेकर कितनी आशा की किरण से नजर आ सकती है। तो ये एक थोड़ा सा जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है वहां से लिया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या ऐसे पॉइंट आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। तो ग्रामीण जो हाट बाजार है इनकी बड़ी भूमिका है कि जैसे आजकल चल भी रहा है कि आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल, तो इनमें हम ऐड कर सकते हैं पॉइंट। ग्रामीण हाट बाजार विकसित करना है, ग्रामीण कृषि जो क्लस्टर है, समूह है, उनको विकसित करना है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या किसान उत्पादक संगठन है, सहकारी समिति है, इनको भी हम जोड़ सकते हैं, इनसे ग्रामीण हाट बाजार से जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है कि सामुदायिक वेयर हाउस या प्रशीतन की सुविधा बन सकती है। यदि ग्रामीण हाट बाजार विकसित होते हैं तो उनके आसपास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है कि किसान अपनी जो उत्पाद है उनको वहाँ जो वेयर हाउस है प्रशीतन केंद्र में आसानी से रख सकता है बहुत ही कम कीमत पर, और वहाँ से रिसिप्ट लेके आसानी से लोन भी ले सकता है। तो किसानों की कई सारी समस्या को समाधान कर सकते हैं ग्रामीण हाट। ग्रामीण विपणन आधारभूत ढांचा हेतु ग्रामीण कृषि बाजार योजना है। इसमें लगभग 22,000 ग्रामीण हाट विकसित करने के लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण कृषि बाजार व लॉजिस्टिक हब आदि को विकसित करने के लिए ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ना है इनको। हाँ, ग्रामीण जो कृषि बाजार है और लॉजिस्टिक हब है, इनको किससे जोड़ना है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना देते हैं कि कैसे फसलों को हमें या जो भी उत्पाद है, फल सब्जी है, उनको एक ग्रामीण हाट बाजार में लाना है और वहाँ से उसको इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेडिंग है उससे हम सेल कर सकते हैं। और इसके लिए एक डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, डायग्राम देखना आप कि आसानी से समझ में आएगा कि ग्रामीण जो कृषि बाजार है, एक ग्रामीण जो कृषि बाजार है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी फसलें होगी उनका एकत्रीकरण किया जाएगा या उनके हम ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे जो भी प्रशीतन कर सकते हैं और फिर उनके परिवहन और स्थानीय खुदरा वाले ग्रामीण जो स्तरीय लॉजिस्टिक है वो उनका विकास कर सकते हैं, ग्रामीण स्तर पर कर सकते हैं। फिर क्या होगा, जो प्राथमिक बाजार होंगे यहाँ से जो सप्लाई चेन कहाँ जाएगी, प्राथमिक बाजार, फिर द्वितीयक बाजार, यानी गाँव से कहाँ, छोटे शहरों की ओर, जिला स्तर पर कह सकते हैं, फिर राजधानी स्तर पर, फिर कहाँ जाएगी, जो बड़े और बाजार हैं उनकी ओर, और लास्ट में यदि हमें निर्यात करना तो निर्यात भी कर सकते हैं। और इसमें सूचना का आदान प्रदान सब कुछ इसमें कीवर्ड शामिल है। तो ऐसा डायग्राम बना सकते हो आप, ये कुरुक्षेत्र मैगजीन से लिया गया है। ठीक है, तो आज का लेसन यहीं समाप्त होता है, काफ़ी बड़ा लेसन है। ठीक है, आशा करता हूँ पसंद भी आएगा और आपके काम भी आएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।